है सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और सौदा आपका में हम सबसे पहले जायजा लेते हैं कमोडिटी बाजार का, लेकिन कमोडिटी बाजार को खुलने में थोड़ा सा समय अभी बचा हुआ है, तो नजर डालते हैं कि आज सौदा आपका में क्या है एक्शन आपके लिए। कमोडिटी बाजार के खुलते ही आपको रिपोर्ट बताएंगे कमाई की टिप्स कहां है, क्या करने चाहिए आपको आज कमोडिटी बाजार में। छोटे शेयर लगा रहे हैं ऊंची छलांग और छोटे शेयरों के बाजार में कहां है गहमा गहमी, इस पर डालेंगे नजर। नतीजों पर डाबर और मथूट फाइनेंस का मैनेजमेंट होगा हमारे साथ। नतीजों के डिटेल्स में जाएंगे, समझेंगे कहां दिख रही है ग्रोथ, कहां दिख रही है डी ग्रोथ। आईसीआईसीआई बैंक और मारुति के नतीजे खराब रहे, तो इनमें क्या रखनी चाहिए आपको रणनीति। साथ ही एफएनओ बाजार में कमाई की टिप्स देंगे और आपके शेयरों पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपको देंगे फटाफट सलाह। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे कमोडिटी बाजार का। और कमोडिटी बाजार में सबसे हॉट कमोडिटी अभी फिलहाल सोना नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में सोने के लिए ये महीना सबसे शानदार साबित होने जा रहा है। पिछले साल के दौरान करीब हमने 10% की गिरावट सोने में देखी थी, लेकिन इस महीने अभी तक सोने में करीब 5% की बढ़त आ चुकी है, कि इकलौते सिर्फ इस जनवरी के महीने में। और इसका श्रेय जाता है कि अमेरिका के जो कमजोर आंकड़े आए हैं और साथ ही में ब्याज दरों में दोबारा बढ़त होने में अब देर हो सकती है, ये अनुमान निकल कर आया है एफओएमसी की बैठक के बाद से। और इसके बाद सोने को मिल रहा है जबरदस्त सपोर्ट और इसीलिए हम देख रहे हैं सोने में हलचल। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब सोने में हल्का सा दबाव भी दिख रहा है, लेकिन इस कमोडिटी को जरूर वॉच कीजिए। कॉमेक्स सोने का दाम $1010 के स्तर पर आ गया है। ऊंची कीमतों पर भारत जैसे देशों में मांग कमजोर हो गई है और यहां बुलियन डीलर्स को प्रति औंस पर करीब $5 का डिस्काउंट देना पड़ रहा है। और इसके साथ दूसरी कमोडिटी जिस पर नजर डालनी चाहिए वो है कच्चा तेल, जिसमें हम तेजी लौटते हुए देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड $34 के पार चला गया है। ओपेक ने रूस के सामने 5% प्रोडक्शन कट का प्रस्ताव रखा है और इसके बाद हम क्रूड में हलचल बढ़ती हुई देख रहे हैं। एलएमई पर बेस मेटल्स में आज तेजी है, कॉपर का दाम करीब ½ % बढ़ गया है। तो इन सारे संकेत पर कैसे रिएक्ट करते हैं भारतीय कमोडिटी बाजार। क्रूड हरे निशान के साथ तेजी के साथ 2296 का भाव, ₹9 की तेजी क्रूड एमसीएक्स खुलते के साथ। सोना दबाव में 26,675 का भाव, ₹35 का दबाव सोने में देखने को मिल रहा है। चांदी का एक चेक 34,822 की ओपनिंग हो रही है चांदी में, ₹16 की तेजी चांदी एमसीएक्स के भाव में हमें देखने को मिल रही है। कॉपर आपके सामने है बेस मेटल में सबसे पहले, यहां दबाव ₹309.65 के साथ कॉपर एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। निकल ₹583 के भाव के साथ तेजी के साथ खुल रहा है। कॉपर में दबाव, निकल तेज है। एल्यूमिनियम में दबाव ₹103.30 का भाव, कमजोरी के साथ एल्यूमिनियम की शुरुआत, लेकिन लेड तेजी को फॉलो कर रहा है $114.10 के भाव के साथ और जिंक में दबाव है। तो बेस मेटल बहुत ही मिला जुला रहा है। एक कमोडिटी को हम देख रहे हैं हरे निशान में खुल रहा है तो एक लाल निशान में। एग्री कमोडिटीज में क्या मार रहा है, सोयाबीन 3,755 के भाव के साथ ₹30 की तेजी के साथ खुलते हुए सोयाबीन एनसीएक्स का भाव। सरसों में हम देख रहे हैं दबाव, 3,866 का भाव सरसों में, ₹19 की कमजोरी है यहां पर। चना एनसीडीएक्स तेजी के साथ खुलते हुए 4,824 का भाव, ₹13 की मजबूती के साथ चना। ग्वार भी आज ₹19 की मजबूती के साथ 3,141 के भाव पर खुल रहा है। जीरे में दबाव है, 13,455 का भाव जीरे में है खुलने के साथ ही। इसी तरह कुछ और मसालों में हल्दी भी दबाव के साथ है, ₹8,044 के लेवल्स पर शुरुआत हो रही है, ₹140 के दबाव के साथ। शुगर में तेजी है, चीनी में 3,152 का रेट खुलते के साथ ही। मेरे साथ जुड़ गए हैं रेलिगे कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता, आप दोनों का ही स्वागत है। रूपा, शुरुआत आपसे, कहां नजर है आपकी, कहां पैसा लगाया जाए आज के कमोडिटी बाजार में? देखिए, आज हमारी नजर जो है वो एडिबल ऑयल पैक पे रहेगी और इसमें हमें रिफाइंड सोया ऑयल काफी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए। अभी करंट लेवल 100 अगर 10 के आसपास मार्केट आता है तो वहां पर एक बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए और 604 से 606 की रेंज का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में हमें एक्सपेक्ट है कि प्राइसेस 618 तक का लेवल टच कर सकते हैं। वहीं सेकेंडली कॉटन ऑयल की टेक में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है अभी, तो हमें एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। तो 2020 के आसपास जो है वो कॉटन ऑयल की टेक में बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है और ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि एक बार 2100 तक का लेवल देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में। और वहीं जो स्टॉप लॉस रहेगा ₹1980 के एक स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कैरी करके चल सकते हैं।
तो रूपा आपको दे रही है 2 बाइंग स्ट्रैटेजी, कपास खली और सोया ऑयल में इनकी पिक्स और इनकी स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर है, इसका ख्याल रखें। सुगंधा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोने से शुरुआत करना चाहूंगी। इस पूरे महीने हमने 5% की तेजी देखी है सोने में, लेकिन अब प्रेशर में है सोना। आप गोल्ड को कैसे देख रही हैं? क्या स्ट्रैटेजी आप सलाह देंगी? Good morning, Priyanka. Yes, gold has given good returns in this month. In fact, it is one of the assets जहाँ इक्विटी मार्केट्स में एक टर्मोइल रहा है चाइना की इक्विटीज को लेके, एक सेल ऑफ अमिड्स दैट सेल ऑफ, बट गोल्ड हैज परफॉर्म्ड रियली वेल दिस मंथ अभी भी। बट मार्केट में अगर हम देखें तो पिछले सेशन में हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा है हायर लेवल से। मार्केट काफी कंसर्न है अभी फेड रेट हाइक के पाथ को लेकर। फेड की अभी रीसेंट मीटिंग में उन्होंने इंडिकेट किया है यस दे आर कंसर्न अबाउट द वीकनेस इन ग्लोबल मार्केट्स और लेबर मार्केट कंडीशंस काफी इंप्रूव हो रही हैं, बट दे आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन। इसकी वजह से आगे का जो रेट हाइक का पाथ है वो अभी क्लियर नहीं है और इसी वजह से हमने प्राइसेस में हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। अभी प्राइसेस में 26,850 के लेवल पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस नजर आ रहा है मुझे, पर अगर हम लोअर लेवल्स की बात करें मुझे अभी भी लगता है प्राइसेस को काफी हद तक 26,500 के लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। आज इंट्राडे सेशंस में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं 26,620 और लेवल्स पे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 26,500 और हायर साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 26,800 to 850 और लेवल्स। हैविंग सेड 26,850 एक स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा प्राइसेस में और प्राइसेस में एक फर्दर रैली तभी देखने को मिलेगी इन केस दैट रेजिस्टेंस इज सरपास्ड। तो गोल्ड में खरीद की सलाह सुगंधा दे रही है, लेकिन सुगंधा कच्चा तेल काफी चढ़ चुका है। हमने जिस तरह का एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा था उससे तो उबर रहा है, अभी आप इसे कैसे वॉच कर रही हैं? अगर हमने क्रूड ऑयल की बात करें तो यस देयर हैज बीन अ शार्प रिकवरी, प्राइसेस को एक सपोर्ट मिला है ऑल बिकॉज एक बात चल रही है कि यस ओपेक कैन एक्चुअली कट आउटपुट, बट अभी भी ओपेक के कुछ मेंबर्स ने इस बात को नेगेट किया है बिकॉज रशिया हैज इंडिकेटेड कि ओपेक सप्लाई कट कर सकता है ऑफ अराउंड 5%, बट ओपेक के 4 ऑफिशियल्स ने इस स्टेटमेंट को डिनाई किया है। इसकी वजह से हमने प्राइसेस में काफी वॉलेटाइल मूवमेंट आते हुए देखी है। इनफैक्ट प्रीवियस सेशन में भी काफी सर्ज आया, बट यस देयर हैज बीन सम प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स। आज इंट्राडे सेशन में हमारी एडवाइस रहेगी कि हायर लेवल्स पर 2320 और लेवल्स पर सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2365 ऑन द हायर साइड और डाउन साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 2250। बिकॉज अगर अभी भी अगर हम देखें तो ओपेक सप्लाई कट की कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। इसकी वजह से मुझे लगता है जो अभी प्राइस में गेन्स आए हैं इन्वेस्टर्स उसको कैश ऑन कर सकते हैं और इस वजह से हम प्राइसेस को कुछ हद तक स्लिप होते हुए देख सकते हैं। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो प्रोडक्शन कट को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, एक ऑफिशियल कंफर्मेशन जब तक नहीं आता है तब तक प्रोडक्शन कट हो रहा है या नहीं इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुगंधा, बेस मेटल्स आज जिस तरह से खुले हैं बेस मेटल्स बहुत ही मिला जुला रुझान है। कॉपर दबाव में दिख रहा है तो लेड हरे निशान के साथ खुला है। बेस मेटल्स में आपकी नजर कहाँ है? बेस मेटल्स में मेरी नजर रहेगी कॉपर प्राइसेस पर। कॉपर में अगर हम देखें तो 308 के लेवल्स पर एक स्ट्रांग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। नो डाउट अभी भी मार्केट में कंसर्न्स बने हुए हैं कि चाइना में इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ हद तक स्लो हो सकती है बिकॉज ऑफ अपकमिंग लूनर न्यू ईयर हॉलीडेज जो 8 फरवरी को स्टार्ट होंगी। इसकी वजह से एक्टिविटी कुछ हद तक स्लो हो सकती है, बट स्टिल अगर हम अभी देखें तो प्राइसेस में एक अपटिक नजर आता है, एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यूड है और हमारी एडवाइस रहेगी 308.5 के लेवल्स पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 305 और हायर साइड में हम टारगेट कर सकते हैं फर्स्ट 313.5 odd levels and then 316 odd levels as well. रूपा, आपकी सलाह सरसों पर चाहूंगी। इस महीने हम देख रहे हैं कि सरसों में काफी गिरावट देखने को मिल चुकी है, अब क्या करने की आप सलाह देंगी? देखिए सरसों अभी भी दबाव में है और जिस तरीके से प्रेशर लगातार बनते हुए हम देख रहे हैं तो अभी प्राइसेस कहीं से भी बाउंस बैक आते हुए हमें नजर नहीं आ रहा है स्पेशली सरसों के अंदर। तभी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो 3800 तक का लेवल टच कर सकती है, वहां से सपोर्ट बनता हुआ हम देख सकते हैं। पेट्रोल कॉम्प्लेक्स में अभी भी 3860 के अराउंड प्राइसेस चल रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यहाँ से 50 से 60 रुपए का करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, और सुगंधा, रुपए में अभी भी कमजोरी ही का माहौल है, आपकी क्या कॉल होगी रुपए पर? रुपए में ओवरऑल अगर हम देखें तो यस अभी भी कमजोरी चल रही है, बट आज के सेशन की अगर हम बात करते हैं यस रुपी हैज रिकवर्ड टू सम एक्सटेंट, मार्जिनल गेन्स हैं रुपी में। आज इंट्राडे सेशन में हमारी एडवाइस रहेगी कि डॉलर में सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 68.50 ऑन स्मॉल राइज और वहां हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 68.65
और डाउन साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 68.20 ऑड लेवल्स। शुक्रिया आप दोनों का। यूरोपा मेहता, सुगंधा सचदेवा हमारे साथ ही। कमोडिटी बाजार के खुलते ही किस तरह की स्ट्रैटेजी रखें, कहां नजर बनाए रखें, इन सब पर बातचीत करते हुए कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम दिन भर देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अभी हाजिर हो रहे हैं क्योंकि सौदा आपका में हम इस ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। एक्शन वाले शेयरों पर करेंगे सुमित बगड़िया से बातचीत, और आशीष आपके लिए स्मॉल कैप कॉर्नर से कुछ शेयर को चुनकर लाते हैं, आपको बताएंगे। बाजार और एक्शन वाले शेयरों पर बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको हो सकती है जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज का तत्काल ट्रेड आइडिया दे रहे हैं आशुतोष सरना, डायरेक्टर मैक्स ग्रोथ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। बाय की सलाह इनकी एलएनटी पर। स्टॉप लॉस 1074 का लगाइए, लक्ष्य 1095 का है। इंट्राडे के लिए खरीदिए एलएनटी। ये है आशुतोष सरना की राय। तो आज हुई है फरवरी सीरीज की शुरुआत, धीमी शुरुआत कह सकते हैं। सुबह हमने बाजारों को काफी दबाव के साथ खुलते हुए देखा था, लेकिन अब संभल रहे हैं। सेंसेक्स में हम अब 78 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। निफ्टी में भी 27 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है, लेकिन मिड कैप और बैंक निफ्टी जबरदस्त दबाव में है। आज बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 200 अंक की गिरावट झेल चुका है बैंक निफ्टी। आगे की राह कैसी हो और निफ्टी में आप क्या करें, मेरे साथ जुड़ रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया। सुमित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में आप क्या करने की सलाह देंगे? फरवरी सीरीज की शुरुआत हुई है, आप निफ्टी को कैसे देख रहे हैं आज? हाय, गुड मॉर्निंग। वेल, जहां तक निफ्टी का सवाल है, ओपनिंग बहुत अच्छी देखने को मिली है। निफ्टी के अंदर जो एक रेजिस्टेंस बन रहा था 7470 7475 के आसपास, उसके ऊपर का हाई देखने को भी मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर दोबारा निफ्टी उस हाई को ब्रेक करेगा तो हमको 50 से 100 पॉइंट की तेजी हो सकता है 1 से 2 दिनों में ही देखने को मिल जाएगी। जब तक निफ्टी अब नीचे में ये 7400 ब्रेक नहीं करता, आई थिंक एक बार यहां पे बाय करके चांस लेना चाहिए। टेक्निकली 7400 के आसपास पिछले 3 दिन से निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, और जो नीचे से हमको एक रैली देखने को मिली है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 3 दिनों में देखने को मिला है। अभी 3 दिनों का जो हाई है वो 7477 के आसपास है। वो हाई एक बार के लिए निफ्टी ब्रेक कर चुका है। अब दोबारा अगर उसके ऊपर जाएगा और कन्विंसिंगली विद वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 7600 तक की रैली हमको अगले 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। तो कन्विक्शन के लिए आज का हाई ब्रेक करना दोबारा जरूरी है। अगर चांस लेना है तो यहां पे बाय कर सकते हैं। हाई ब्रेक करने के बाद तो कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा 7600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 7400 का। तो 7600 का टारगेट देख रहे हैं सुमित। लेकिन सुमित मेरे साथ बने हुए हैं। फिलहाल वक्त है डाबर के नतीजों पर बात करने का, वक्त है बोर्ड रूम का। डाबर इंडिया के सीएफओ ललित मलिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर मलिक। आपके जो नतीजे रहे हैं बहुत ही मिक्स्ड बैग है। इसमें मैं देख रही हूं कि हम देख रहे हैं रेवेन्यूज जो है वो एस्टिमेट से कम रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन्स में हम बढ़त देख रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ में भी हल्के सा दबाव है। कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह से गिरे, इसका फायदा कंपनी को मिला है। मुझे थोड़ा सा इस पूरे ब्रेकअप को समझाइए कि किस तरह से आपके रिजल्ट्स रहे हैं। जरूर। पहली बात तो ये कि हमारे टॉप लाइन रेवेन्यू थोड़े प्रेशर में रहे हैं। उसका एक कारण ये है कि हमारे जूसेस की सप्लाई जो नेपाल से होती है वहां पर डिसरप्शन रहा और हमें सप्लाई नहीं हो पाई ड्यू टू इको पॉलिटिकल रीजंस। तो उसकी वजह से हमारी दिवाली का सीजन भी यूज नहीं कर पाए, तो उसमें हमें एक टॉप लाइन का प्रेशर देखने मिला है। और दूसरी चीज, डिलेड विंटर की वजह से हमारे जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो उतने पिकअप नहीं कर पाए हैं, तो उसका एक कारण है। और तीसरा कारण है कि ओवरऑल इकोनॉमी पे एक प्रेशर है, डिमांड पे एक प्रेशर है। तो ये 3 कारणों के कारण हमें टॉप लाइन पे प्रेशर देखने मिला है। इसके कारण 2.5% की ग्रोथ वैल्यू में हमें देखने मिली है। लेकिन अगर हम मार्जिन की बात करें तो कमोडिटीज पे डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट के कारण और पिछले साल इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होने के कारण एक अच्छा गैप हमें देखने मिला है, तो उसकी वजह से हमारे मार्जिन काफी इंप्रूव हुए हैं। हालांकि पार्ट ऑफ इट हमने एक प्रमोशन के जरिए अपने कंज्यूमर्स को देने का प्रयत्न किया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें
तो हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंप्रूव हुई है, मगर टॉप लाइन पे दबाव बना हुआ है। मिस्टर मलिक, नेपाल आपके लिए एक पेन एरिया रहा है, क्या अब प्रोडक्शन नॉर्मल हो चुकी है वहां से? क्या स्थिति सामान्य है? क्या तैयारी है आगे के लिए? जी देखिए, जहां तक नेपाल की स्थिति का सवाल है, अभी भी वैसी ही बनी हुई है, लेकिन हमने अपने प्रयत्नों के द्वारा डिफरेंट रूट से प्रोडक्ट सप्लाई का एक तरीका एक्सप्लोर किया है और उसमें कुछ हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। इन एडिशन टू दैट हमने अपने दूसरे यूनिट्स जो श्रीलंका में और इंडिया में हैं, वहां पर हमने अपनी प्रोडक्शन सप्लाई को काफी स्टेप अप कर दिया है तथा हम थर्ड पार्टी के जरिए भी अपनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी हद तक जो हमें नेपाल डिसरप्शन की शॉर्टफॉल देखने मिली है Q3 में, उसे हम Q4 में कवर कर पाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि हम आने वाले समय में वो गैप को कवर अप कर पाएंगे अपने प्रयत्नों के द्वारा। और आपसे पूछना चाहूंगी, पतंजलि ब्रांड अब आ गया है बाजार में, आप उससे आपको कितनी टक्कर मिल रही है? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स उनके ऐसे हैं जो आपके भी प्रोडक्ट रेंज में शामिल होते हैं, खासतौर पर हनी, मधु जो है वो भी एक लेकर आए हैं, आपका भी हनी है। ये पतंजलि ब्रांड आपको कितना टक्कर दे रहा है? जी देखिए, जहां तक हेल्थ केयर हनी का सवाल है, शॉर्ट टर्म में हमें जरूर उसका कुछ इम्पैक्ट देखने मिल रहा है अपने सेल के ऊपर, लेकिन अगर हम उसको एक ओवरऑल नजरिए से देखें तो हेल्थ केयर, हर्बल और नेचुरल केयर में डाबर पिछले 100 वर्ष से भी अधिक समय से सप्लाई कर रहा है और हमारे पास एक स्ट्रांग रिसर्च डेवलपमेंट टीम, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है और उसके कारण हम ये समझते हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में लोगों का भी एक रुचि आयुर्वेद की तरफ बढ़ रही है। तो एक मार्केट साइज बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, उसके कारण हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है और हमारी स्ट्रांग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे जो काफी वैल्यू एडेड और प्रीमियमाइज्ड होंगे, जिससे कि कंज्यूमर को अधिक से अधिक फायदा होगा। तो हम ये देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है प्राइसिंग के कारण, लेकिन हमारी एक स्ट्रांग पाइपलाइन और स्ट्रांग रिसर्च तथा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के प्लानिंग के जरिए हम एक ओवरऑल इंक्रीज्ड मार्केट साइज में एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जो हमें काफी फायदेमंद होगी और हम इसे एक तरह से अपना एक सहयोगी और एक पार्टनरशिप की तरह से देख रहे हैं कि ओवरऑल साइज के ग्रोथ में हमें ये मदद करेगा। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डाबर इंडिया के सीएफओ ललित मलिक हमारे साथ थे नतीजों पर बातचीत करते हुए। और इसी के साथ अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है टीवीएस मोटर के Q3 अर्निंग्स। मुनाफा 107 करोड़ रुपए का रहा है। उसी तरह आज कंपनी ने नतीजे पेश किए हैं। मुनाफा हम देख रहे हैं 107 करोड़ रहा है Q3 में टीवीएस मोटर के लिए। और इससे जुड़े और डिटेल जैसे आती रहेंगे हम बताएंगे, लेकिन टीवीएस मोटर ने पेश किए अपने नतीजे। 107 करोड़ रुपए का मुनाफा आपकी स्क्रीन पर। स्टॉक में दबाव है, अभी आज सुबह से ही हम देख रहे हैं स्टॉक में यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके मुनाफे में जिस तरह हम देख रहे हैं कि दबाव है, 125 करोड़ का अनुमान था लेकिन 107 करोड़ ही मुनाफा आया है। ऑलमोस्ट जो अनुमान था उससे काफी कम है और इसी दबाव की वजह से आज हम टीवीएस मोटर के स्टॉक को भी फिलहाल प्रेशर में ही देख रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहां पर। ब्रेक के बाद छोटे शेयर ऊंची छलांग लगा रहे हैं। आशीष वर्मा जुड़ेंगे, बताएंगे कहां है एक्शन स्मॉल कैप्स में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्टोर आपका और अब हमारे साथ है आशीष वर्मा। वो ऐसे स्मॉल कैप शेयर लेकर आए हैं जिनमें आज दिख रहा है तगड़ा एक्शन। ओवर टू यू आशीष, बताइए कौन से वो स्मॉल कैप शेयर है जहां हलचल है? देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स तो आज एकदम सपाट कामकाज कर रहा है। रिजल्ट सीजन जोरों पर है, तो सबसे पहले तो वो स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनके नंबर्स आए, जिन पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। रॉयल ऑर्किड नंबर्स ठीक ठाक थे, स्टॉक 1.5% नीचे। टीआरएफ बेहद कमजोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, स्टॉक की तगड़ी पिटाई। आयन एक्सचेंज उम्मीद पे खरे उतरे और स्टॉक में इनफैक्ट 4-5% की मजबूती है। मफतलाल इंडस्ट्रीज एक लिक्विड काउंटर है लेकिन नंबर्स कमजोर है। एक समय तो ये डबल परसेंटेज में फॉल दिखा रहा था। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज अब एक स्मॉल कैप हो चुकी है, जिस
तरह की स्टॉक की पिटाई हुई है। दुबई की जो एक्सचेंज है उसमें 13% हिस्सेदारी बेचने की खबरें, स्टॉक में 11% से ज्यादा का उछाल है। वॉल्यूम प्राइस एक्शन कई सारे स्टॉक्स में, वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। सेलन एक्सप्लोरेशन, आशापुरा, तमिलनाडु पेट्रो, बालाजी एमाइंस, ये वो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जहां पे आज वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। ये सब स्टॉक्स 6 से 9% मजबूत हैं। 5% के अपर सर्किट पर ऑलसेक टेक्नोलॉजीज, सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट्स और टोक्यो प्लास्ट, ये 3 कंपनी इस समय लॉक्ड आपको नजर आएंगी। इनफैक्ट टोक्यो प्लास्ट ऐसी कंपनी है जो इस महीने अब तक 60% और इसी हफ्ते 20% से ज्यादा की मजबूती आ चुकी है। 5% के अपर सर्किट पर कुछ और काउंटर जो लगातार पिछले कुछ दिनों से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट लैब्स और मेटलिस्ट फोर्जिंग्स, एसडी एल्यूमिनियम, दोनों 5% के अपर सर्किट पे फिर से लॉक और 4-5 सेशन हो चुके लगातार 5% के अपर सर्किट। मेटलिस्ट फोर्जिंग शुरुआत में आज सर्किट लगा था, अब सर्किट से खुलती हुई आपको नजर आएगी। शुक्रिया आशीष इस स्मॉल कैप एक्शन के लिए। वक्त हो गया ब्रेक का, आगे एफएनओ बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी पर करेंगे चर्चा। एशियाई बाजारों के अच्छे प्रदर्शन के चलते बढ़त पर हुई शुरुआत, लेकिन बैंक निफ्टी ने बिगाड़ा मूड, 1.25% नीचे। मिड कैप इंडेक्स में भी गिरावट। कमजोर नतीजों के बाद आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 5% गिरा। बढ़ते एनपीए के डर से प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स पर दबाव। ब्रोकरेज हाउस कोटक सिक्योरिटीज ने जस्ट डायल को किया डाउनग्रेड, शेयर 10% टूटा। कल कमजोर नतीजों के बाद फिर से गिरावट। वेदांता की बोर्ड बैठक आज, केन इंडिया से विलय पर नई शर्तों के तहत हो सकता है फैसला। आज आएंगे निफ्टी के 3 दिग्गजों के तिमाही नतीजे। एल&टी, यस बैंक और एनटीपीसी पर रहेगी हमारी नजर। मिड कैप शेयरों में आईआरबी इंफ्रा, टीवीएस मोटर्स के नतीजे आ चुके हैं। सुज़लोन भी पेश करेंगे आज अपने नतीजे। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और आप देख रहे हैं इस वक्त जो ट्रेडर्स हॉटलाइन, खास तौर से उन ट्रेडर्स के लिए ये शो है जो अपने ट्रेड पर इस वक्त कोई भी एक्शन करना चाहते हैं और एक्शन करने से पहले हमारी राय लेना चाहते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7045220000। वहीं हमारे फोन नंबर पर चाहें तो आप फोन भी कर सकते हैं और 180020097890 ये हमारा फोन नंबर है, टोल फ्री नंबर, जिस पर आप हमें फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया तो है ही, लेकिन अब रजत के बॉस.com के रजत बॉस भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है सिंधी से आवाज पर। आगे बढ़ूं उससे पहले रजत, एक राय निफ्टी पर, फिर से 7400 7500 की रेंज में बाजार ऊपर नीचे होता दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? पहले ऊपर जाने के संकेत ज्यादा हैं 7500 के पार या 7400 के नीचे फिसलेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जब ऊपर खुला था, ऊपर खुलने के बाद में 7480 को पार कर नहीं पाया, तब थोड़ी सी चिंता का बात तो आ ही चुका है। और 7465 इज द बेयर मिनिमम जिसके ऊपर इसको मेंटेन करना पड़ेगा। वो मेंटेन करेगा तो आपका पॉसिबिलिटी ऑफ स्केलिंग अप टू 7500 वहां तक पहुंचने का जो संभावना है वो और बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक ये 7465 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक हम तो इसको वीक ही मानेंगे और यही सोचूंगा कि ऊपर की लेवल पे इसमें और सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, सुबह जो बैंक ऑफ जापान की मूव था उसको लेके एशियाई बाजार अच्छी परफॉर्म किया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने भी गेन सरेंडर कर दिया और यहाँ पे आईसीआईसीआई मारुति के कारण निफ्टी में भी दावा आ गया है। तो अभी देखना चाहिए कि इन स्टॉक्स में कुछ रिकवरी खास करके आता है कि नहीं, या तो एचडीएफसी बैंक, इन्फी, ये सब अच्छा परफॉर्म करने से फिर आप 7500 के आप और जाते हुए देखेंगे। ठीक बात है। तो ये राय है इस वक्त निफ्टी पर रजत की तरफ से। हमारे साथ सुमित बगड़िया भी। सुमित, आपसे राय लूंगा बैंक निफ्टी पर, चूंकि निफ्टी पर आप खरीदारी की राय रखते हैं। बताएं, बैंक निफ्टी में क्या निफ्टी के मुकाबले में जो ज्यादा कमजोरी दिख रही है, कल भी थी आज भी है, अब खरीदने का लेवल आ गया है यहाँ पर या फिर यहाँ शॉर्ट करें?
अनिल जी, बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, बैंक निफ्टी ने वीकनेस ज्यादा दिखाई है और आज एकदम अनएक्सपेक्टेड मूव हुआ है कि एक नॉर्थ की तरफ चल रहा है, एक साउथ की तरफ चल रहा है, यानी निफ्टी ऊपर और बैंक निफ्टी नीचे। अभी कन्विक्शन नहीं है ऑन द स्पॉट बैंक निफ्टी में लेने के लिए। अगर बैंक निफ्टी में फ्रेश खरीदारी करनी हो तो आई थिंक 15,350 यानी करीब करीब आज का डे हाई टूटे उसके बाद ही बाइंग करे। तो मेरा जो अगर बैंक निफ्टी में कॉल रहेगा तो बाय अबव 15,350 रहेगा। जब तक वो ब्रेक नहीं करे तब तक एक बार फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर वीकनेस आ गई तो फिर ये और भी नीचे गिर सकता है। और अगर निफ्टी ने ऊपर जाने में सपोर्ट किया, जैसे कि रजत जी ने बताया कि 7480 का रेजिस्टेंस ले रहा है इंट्राडे में, अगर जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट की तेजी बन सकती है। तो बैंक निफ्टी फिर खींचना स्टार्ट होगा और जब तक नीचे में 15,000 ब्रेक नहीं करता है तब तक फ्रेश शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी इस प्रेजेंट लेवल्स पे इट्स बेटर टू अवॉइड, और जो मैं लेवल्स बता रहा हूं उसको ध्यान रखें। जैसे ही उसका क्रॉसओवर आए तो फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। डे हाई के ऊपर लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रहेगा 15,150 और टारगेट फिर बनेगा 15,700 का खरीदें, लेकिन अभी नहीं। 15,300 के पार निकल जाना है बैंक निफ्टी को, तब होगा मौका तेजी करने का, ये मानना है सुमित का। लेकिन लेते हैं अगले हमारे पहले दर्शक का सवाल। आज पुणे से सबसे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं अशोक नाहर। नाहर साहब, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सर। सर मैंने एलएनटी के 2 लाख लिए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, पूछिए, आपकी आवाज नहीं है, वापस से पूछिए आपका सवाल। लार्सन एंड टोब्रो के 2 लाख खरीदे 1102 पे। ओके, एलएनटी खरीदा है 1102 में। आज थोड़ा मीडियम टर्म रखना चाहता हूँ। आज रिजल्ट आ रहे हैं, ये पता है कि नहीं आपको? यस। ठीक है, चलिए, तो रिजल्ट का दिन है, बड़ा ऊपर नीचे होता है, तो थोड़ा आज स्टॉप लॉस तो आपको पक्का रखना ही पड़ेगा। फिर भी राय ले लेता हूँ सुमित से। सुमित, 1102 की इनकी खरीदारी है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से नीचे ट्रेड कर रहा है एलएनटी 1087 पर। रिजल्ट का दिन है तो एक बेहद स्ट्रिक्ट इंट्राडे का स्टॉप लॉस जरूर दे दें। और क्या करना चाहिए इन्हें? मीडियम टर्म 5-7 दिन रख सकते हैं नार साहब ये स्टॉक। देखिए, अगर इंट्राडे के लिए अगर इनको चाहिए तो उसका स्टॉप लॉस जो बेस्ट बैठ रहा है वो है 1070। प्रेजेंटली लेवल्स चल रहा है 1084। 1070 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा के रखे। अगर वो गिर जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एलएनटी शायद 1000 रुपया या फिर 980 के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर इन्होंने कैश में लिया है कि फ्यूचर्स में लिया है? फ्यूचर्स में लिया है तो फिर तो इनको 1070 का स्टॉप लॉस लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो फिर नीचे में 1000 के लेवल्स तक के लिए ओपन हो जाएगा। और बाई चांस अगर ऊपर का पुल बैक आता है तो इन्होंने जो लेवल पे ले रखा है 1102, वो लेवल ब्रेक करने के बाद ही इसके अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है 1140 1150 तक के लिए। इतना ही मूव समझ में आता है ऊपर का। स्टिक स्टॉप लॉस 1070 का लगा के रखें। ओके सर, आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं आज के लो पर, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं और नतीजों में कुछ भी बड़ा मूव आ सकता है। तो भले आपका मीडियम टर्म व्यू हो, लेकिन फिर बाद में ये ना लगे कि हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और कुछ ऊपर नीचे हो गया। और दूसरी बात एक और नार साहब जो समझ लीजिए वो ये कि स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लगाइएगा, ऐसा नहीं कि 2-4 रुपए का ही लगाएं, कहीं ट्रिगर ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ हैं बिहार से राहुल कुमार साहब। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं सर आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी सर। हाँ सर, मैंने एसबीआई लॉन्ग किया है 187 पे फरवरी फ्यूचर का। और सर एक बात और जानना चाहते हैं जी, जैसे हम ऑप्शन में किसी शेयर को हेज कर सकते हैं बाई में या सेल में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसमें मतलब कौन कौन सी बारीकियां अपनानी चाहिए सर? देखिए, आप हेजिंग, अगर आपके पास शेयर कैश मार्केट में डिलीवरी पड़ी है तो उसके सामने आप हेजिंग कर सकते हैं, राइट जी। या फिर आपने फ्यूचर खरीदा तो उसके सामने आप हेजिंग कर सकते हैं। तो अगर फ्यूचर खरीदा है तो सामने आप कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं हेजिंग के लिहाज से, या फिर नीचे की तरफ अगर आपको ज्यादा गिरने वाला लगे तो पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। दोनों ही तरीके हैं। लेकिन अगर आपने शेयर खरीदा हुआ है डिलीवरी और उसमें हेजिंग करना चाहें तो फिर कॉल ऑप्शन आप ऊपर का बेच कर रख सकते हैं या फिर पुट ले सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी मैच कर ले, जितनी आपकी क्वांटिटी कैश में डिलीवरी की है उतना ही सामने आपको पुट या कॉल में एक्शन लेना है। हेजिंग के लिहाज से अगर खरीदारी की आपकी पोजीशन है तो या तो पुट ऑप्शन खरीदेंगे या कॉल ऑप्शन बेचेंगे। इस तरीके से हेजिंग की जा सकती है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक आध ट्रेड आप करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आपकी जो एसबीआई पर एक ट्रेड है 187 रुपए में खरीदारी की, इस पर राय ले लूं मैं। स्टॉक तो आज कमजोर हो चुका है 3%। रजत बताएं क्या करना चाहिए इन्हें एसबीआई में? एसबीआई मेरे ख्याल से वीक है, क्योंकि वो सुबह से ही वीक होते जा रहे हैं और मुझको लगता है कि पुरानी जो लो था 172-73 के आसपास उसको टेस्ट करना करेगा, ऐसा ही समझ में आ रहा है। और बैंकिंग सेक्टर में जबकि बैंक निफ्टी जो है वो 15,115 में एक अच्छी सपोर्ट मिलना चाहिए और बैंक निफ्टी में सपोर्ट मिलने के बाद में अगर ऐसा होता है कि वो
SBI भी बाउंस कर जाए तब आप कुछ खरीदारी वहां पे ये जो खरीद के रखा है उसको रख सकता है। नहीं तो 173 का लेवल टूटने से इसमें काफी नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज बन जाएगा, मतलब 160 से 58 भी चला जा सकता है। तो इसीलिए आई वुडंट एडवाइस कि 173 के नीचे आप कोई पोजीशन रखिए। चलिए, तो आपको निकल जाना चाहिए इस पोजीशन में से। फिलहाल ये टेक्निकली वीक हो चुका है, SBI ना रखें सर, ये ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, लेकिन बात करते हैं एक और कमजोर स्टॉक की, और वो है जस्ट डायल। लगातार तीसरा दिन है अच्छी खासी कमजोरी का, और कल नतीजे के बाद तो पिटाई हुई, आज फिर से 10% टूटा है। क्या वजह है, क्यों टूटा है ये शेयर, जानते हैं। मेरी सहयोगी नीति हमारे साथ जुड़ रही, बताएं नीति। परसों देर शाम इन्होंने अपने नतीजे पेश किए थे, कल तो स्टॉक टूटा ही, जैसा कि आप बता रहे हैं। 8% के आसपास की गिरावट आई थी। मैनेजमेंट ने बहुत भरोसा भी दिया था कि फिर से अपनी ग्रोथ को हासिल करेंगे और अच्छा रेवेन्यू क्लॉक करते हुए नजर आएंगे, मगर जिस तरह से लगातार क्वार्टर्स में इनकी 30% की जो रेवेन्यू ग्रोथ होती थी, उसके बाद ये घट करके अब सिर्फ 11% की रह गई है। ब्रोकरेजेस बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कल जो मैनेजमेंट ने सफाई दी थी उसके बाद ये रीजन है कि आज भी तगड़े डाउनग्रेड आ रहे हैं। कोटक की एक रिपोर्ट आई है जिसने डाउनग्रेड किया है, रिड्यूस बाय इनकी रेटिंग थी, यानी खरीदारी की सलाह दे रहे थे, उसको सीधे घटा के इन्होंने रिड्यूस यानी बिकवाली की सलाह आपको दे रहे हैं। टारगेट प्राइस इन्होंने 29% घटा दिया है, घटा करके अभी 710 रुपए तक का दे रहे हैं। 2018 का EPS अनुमान 31% घटा रहे हैं, और इससे तगड़ा डाउनग्रेड इन्होंने EPS 2020 का किया है, जो कि 44% का है। ये एक बड़ा डाउनग्रेड है, जिसके कारण आज इस स्टॉक पे बड़ा जो प्रेशर है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह का मैग्नीट्यूड है स्लिपेज का, वो नियर टर्म पे स्टॉक पे और ज्यादा दबाव बनाएगा। गोल्डमैन सैक्स भी बिकवाली की क्लियर कट सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 700 का था, जो कि अब घटा करके 640 तक का कर दिया है, जो कि कारण मौजूदा जो भाव अभी चल रहा है आज की गिरावट के बाद भी नीचे है। इन्होंने FY 16 और 18 यानी अगले 2 साल के लिए जो EPS अनुमान है वो 5% और 8% घटा दिए हैं। जिस तरह से मार्जिन में दबाव दिख रहा है, आगे चल के भी इनको दबाव ही रहेगा, मगर क्रेडिट स्विस एक कॉन्ट्रा कॉल दे रहा है। आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने मेंटेन की है, मगर टारगेट प्राइस इन्होंने भी, जो कि 1275-76 के आसपास का था, वो घटा के अब 1000 रुपए तक का कर दिया। इनके हिसाब से अभी फिलहाल जो गिरावट आई है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन से 1000 रुपए तक के निवेश के लिए आप निवेश करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है जस्ट डायल पर कई सारे ब्रोकरेज हाउस की। सुमित, आपकी भी राय लूंगा ट्रेडर्स के लिए। 6.5% स्टॉक कमजोर है, ओपन इंटरेस्ट में 14% की बढ़त, 2.5 लाख शेयर फिर से जुड़ गए आज सीरीज के पहले ही दिन। शॉर्ट तो बन रहे हैं वायदा कारोबार में, लेकिन क्या इन लेवल्स पर शॉर्ट करना ठीक और सेफ है, क्या आप मानते हैं साहब? देखिए, थोड़ा रिस्की तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक पे अनिल जी ऑलरेडी बहुत अच्छा सेल ऑफ दे दिया है। अब ये वीकनेस को अगर देखेंगे तो ये एक बार कंटिन्यू जरूर रह सकती है, और नीचे के अंदर शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सी लेवल्स ऑफ अराउंड 600, यानी 650 का अभी चल रहा है, 50 रुपए का और वीकनेस दे सकता है। बट प्रेजेंट लेवल पे फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट करना सही नहीं रहेगा, बिकॉज स्टॉप लॉस बैठेगा नहीं, क्योंकि 3 दिन के अंदर बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। जिन लोगों ने एग्जिस्टिंग में अगर किसी ने शॉर्ट कर रखा है स्टॉक के ऊपर, तो उन लोग के लिए ट्रेलिंग एसएल रहेगा 710 रुपए का, और तेजी भी उसके बाद ही करनी है। फिलहाल तेजी इनिशिएट नहीं करनी है, इसको 600 के लेवल तक इसको आने दीजिए, शायद ये हो सकता है वहां तक आ जाए। ओके, 600 तक फिसल सकता है। फिलहाल उछाल का इंतजार करें नई बिकवाली से पहले। ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर से सवाल लेंगे दर्शकों के, और साथ ही कुछ बेहतरीन पिक्स है मेरी लिस्ट में, सुमित और रजत की तरफ से लेकर आऊंगा इस ब्रेक के बाद। बाजार 80 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर, और निफ्टी पर 28 अंकों की मजबूती। बैंक निफ्टी को देखिए अब 250 अंक नीचे है, और बैंक निफ्टी अपने दिन के निचले स्तरों से रिकवर जरूर हुआ था, लेकिन फिर से कमजोर होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, सुमित बगड़िया और साथ ही रजत बोस। अब लेते हैं कुछ उनकी बेहतरीन पिक्स। सुमित खरीदारी का मौका देख रहे हैं HUL में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, लेकिन ऑप्शंस के जरिए। बताएं सुमित।
अनिल जी, HUL ने कल और आज में एक अच्छा मूव दिया है। स्टॉक नीचे से करीब 20 से 30 रुपए रिकवर कर चुका है। प्रेजेंटली लेवल्स को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि HUL के अंदर ऊपर में हमको 830 से 840 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ने ऑलरेडी एक दिन में 30 रुपए का मूव दिया हुआ है, तो फ्यूचर्स ना लेते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि 800 का कॉल अगर प्रेजेंट लेवल्स पे लेंगे, जो कि 17-18 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो नीचे में उसमें स्टॉप लॉस बैठेगा 10 रुपए का, और ऊपर में हम इसमें मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं 830 से 840 रुपए का, यानी करीब 30 से 40 रुपए का मूव अगर फ्यूचर्स में आएगा तो आई थिंक 15 रुपए का मूव, इसका कम से कम 15 से 17 रुपए का मूव कम से कम इसके अंदर 800 के कॉल के अंदर आना चाहिए, जो कि एट द मनी कॉल है, तो उसका टारगेट बैठेगा 35। अगर प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का बैठ रहा है, और 800 का कॉल 10 रुपए के स्टॉप लॉस से लेंगे तो टारगेट 35 रुपया अगले 3 से 4 दिनों में ये टारगेट है। ओके, और नतीजों का सीजन चल रहा है और वक्त है अब बोर्डरूम का। मुथूट फाइनेंस के नतीजे आ चुके हैं और बता दूं आपको नतीजे किस तरह के रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 7% की बढ़त, लेकिन मुनाफा 21% बढ़ा है, 186 करोड़ तक पहुंचा है। मुनाफे के अलावा आप देखिए ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही स्टेबल रहे हैं, थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन ही दिखे, तो एसेट क्वालिटी अच्छी है, बरकरार है। इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कंपनी के एमडी जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मिस्टर मुथूट, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल तो सर यही लेना चाहता हूं, इस क्वार्टर में स्टेबल नंबर दिख रहे हैं, 20% जो मुनाफा बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़कर आया है, ग्रोथ के क्या ट्रिगर्स रहे हैं सर? तो क्वार्टर जो हुआ है वो हमारा कलेक्शन बड़ा ज्यादा हो, वो इम्प्रूव द कलेक्शन के साथ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस भी थोड़ा कम हो गया। मुथूट साहब, लगता है आपका ऑडियो हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, ऑडियो क्वालिटी में कुछ दिक्कत है, हम फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे मैं कुछ और उनकी पिक्स ले लूं। रजत, आपने भी खरीदारी की राय दी एक डिफेंसिव स्टॉक में, जहां कॉल खरीदने की बात कर रहे हैं लीवर का। सुमित, आप कह रहे हैं सन फार्मा में तेजी की जाए? हाँ, सन फार्मा में आप तेजी कर सकते हैं, इसमें फ्यूचर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। हम कैश लेवल पे स्टॉप लॉस दे रहे हैं, क्योंकि कैश लेवल टूट जाने से ही फिर आपका फ्यूचर्स का पोजीशन में निकाल दीजिएगा। 845 शुड बी द स्टॉप लॉस, और कैश लेवल के अनुसार 878, 893 शुड बी द टारगेट लेवल्स फॉर दिस। ओके, और एक स्टॉक ऐसा है जहां पर बिकवाली की राय रजत की भी है और सुमित की भी है, और वो है C8। सुमित, बताएं आपकी क्या लेवल है, और साथ ही मैं रजत की राय भी साथ साथ में चलाऊंगा, तो आप दोनों राय देख सकते हैं। सुमित, बताएं C8 आपको क्यों खराब लग रहा है? देखिए अनिल जी, स्टॉक के अंदर एक पिछले कई दिनों का एक रेंज में जो मूवमेंट चल रहा था उसका ब्रेकडाउन आया हुआ है 990 के 980 के लेवल्स के नीचे, और पिछले 3 दिनों से जो ऊपरी लेवल पे सस्टेन करा था, आज वापस C8 ने उसको निगेट कर दिया है। यानी ये ट्रेंड ऐसा लग रहा है कि यहां से एक फ्रेश ब्रेकडाउन या सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 905 से 908 के लेवल्स अभी चल रहे हैं। प्रेजेंट लेवल्स पे अगर सेल करेंगे C8 को 930 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और जो कि लास्ट अभी 5-7 दिन पहले लो लगे थे 877 के आसपास, टू बी वेरी प्रिसाइज जो एग्जैक्ट लो लगे थे 875.10। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस फॉल में ये वो लो ब्रेक करेगा और 870 का नया लो बनाएगा, और उसके बाद 850 तक जाने की क्षमता है। तो मेरे हिसाब से C8 को एक बार प्रेजेंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी और टेक्निकल पैटर्न ब्रेकडाउन के हिसाब से भी एक बार सेल क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 930, टारगेट 870 और 850, और ये कोइंसिडेंस है कि हम दोनों का सेम टाइम पे एक सेल कॉल बन रहा है C8 के ऊपर। ओके, तो दोनों का सेल कॉल है, ये ध्यान में जरूर रखें। लेकिन इस बीच लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, कोशिश करेंगे मुथूट साहब से हमारी फिर से बातचीत हो सके, और नहीं भी हुई तो फिर हमारे पास स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स तो हैं और दर्शकों के सवाल भी इस ब्रेक के बाद। और अब आपको बता दूं कि स्टॉक फ्यूचर्स में 2 बेहतरीन कॉल्स रजत और सुमित के कौन से हैं। पहले रजत का एक कॉल आपके सामने रखूं। JSW स्टील, यहां पर रजत की बिकवाली करने की राय है। वो कह रहे हैं कि शॉर्ट करके चले, 1110 का स्टॉप लॉस, 1059 और 1045 का लक्ष्य रखें। वहीं जहां पर खरीदारी की राय है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और सुमित की तरफ से 998 का स्टॉप लॉस, 1070 का लक्ष्य। और चूंकि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय दें तो डिस्क्लेमर भी बता दें आपको, जो चैनल CNBC आवाज आप इस वक्त देख रहे हैं वो TV18 का हिस्सा है, और TV18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस के हाथ में। वक्त है दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। शुक्रिया रजत, शुक्रिया सुमित आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में। बाजार स्टेबल है, न बढ़ रहे हैं न घट रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी पर दबाव, सेंसेक्स निफ्टी मजबूत। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही।
एक ब्रेक के बाद लौटेंगे, प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकर आएंगे आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह। एशियाई बाजारों के अच्छे प्रदर्शन के चलते बढ़त पर हुई शुरुआत। बैंक निफ्टी ने बिगाड़ा मूड, 1% नीचे कारोबार। मिड कैप इंडेक्स में भी गिरावट। कमजोर नतीजों के बाद आईसीआईसीआई बैंक 5% तक गिरा। बढ़ते एनपीए के डर से प्राइवेट और पब्लिक बैंक के शेयरों में दबाव। ब्रोकरेज हाउस कोटक ने जस्ट डायल को किया डाउनग्रेड। गोल्डमैन और क्रेडिट स्विस ने भी घटाया लक्ष्य, शेयर 13% तक टूटा। कल कमजोर नतीजों के चलते भी दिखा था दबाव। वेदांता की बोर्ड बैठक आज। केन इंडिया से विलय पर नई शर्तों के तहत हो सकता है फैसला। आज आएंगे निफ्टी के 3 दिग्गजों के तिमाही नतीजे। एल&टी, येस बैंक और एनटीपीसी पर बाजार की नजर। मिड कैप में आईआरबी इंफ्रा, सुज़लॉन भी पेश करेंगे नतीजे। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में हम करीब 90 अंकों की बढ़त देख रहे हैं, वहीं निफ्टी भी 7400 के काफी ऊपर 34 अंकों की बढ़ोतरी के साथ बना हुआ है। लेकिन दबाव आ रहा है मिड कैप और खास तौर पर बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में अब हम 165 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। हालांकि सुबह एक पॉइंट ऐसा भी रहा था जब 200 अंकों का दबाव बैंक निफ्टी में देखने को मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का ये दबाव बाजार को एक दायरे में बांध रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो ये फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। 762 शेयर है जो बढ़ रहे हैं, 655 शेयर है जिनमें गिरावट दिख रही है। आपके शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ है मार्केट एक्सपर्ट शाहिना मुकादम। शाहिना, गुड मॉर्निंग। जनवरी सीरीज खत्म हुआ, खराब रहा। फरवरी सीरीज की आज शुरुआत हो रही है। आप किस तरह का एक्शन देख रही हैं फरवरी के महीने में और इस सीरीज में? मुझे लगता है अभी थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, बट आई थिंक प्री बजट रैली डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स है। स्टिल बजट तक हम रेंज बाउंड रहेंगे, मे बी बिटवीन 7400 मतलब 7400 और 7700 के बीच में मेरे हिसाब से हमको देखना चाहिए मूवमेंट। काफी वॉलेटाइल रहेगा। ओके, सो प्री बजट मूड हावी रहने वाला है। वॉलेटाइल सेशन की उम्मीद रखी जा सकती है फरवरी में, लेकिन आज शुरुआत में निफ्टी अच्छे मूड में नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी बेहद दबाव में है और निफ्टी के कुछ लूजर्स में अगर बात करें तो मारुति सुजुकी सबसे ऊपर है। खराब नतीजे रहे, उसके बाद हमें स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं आपके सवालों के सिलसिले का। अब्दुल का सवाल शामिल करेंगे। बिहार से इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। भागलपुर के रहने वाले हैं अब्दुल। जानना चाहते हैं कैडिला हेल्थ केयर में क्या करें। इनके पास है 50 शेयर, 319 रुपए की खरीद है, और HUL 20 शेयर 819 रुपए की खरीद रही है। तो कैडिला और HUL, शाहिना, इन दोनों कंपनियों के बारे में बताइए, इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं? अब्दुल के लिए क्या सलाह होगी इसमें? कैडिला में और HUL में दोनों मेरा होल्ड का ही रिकमेंडेशन है। कैडिला में मेरा टारगेट रहेगा 330 और एक स्टॉप लॉस वो जरूर लगा के रखे 290। एक्चुअली ये स्टॉक 100 रुपए से इन द लास्ट 1 मंथ गिर चुका है। US FDA के प्रॉब्लम्स थे, दे हैड गॉट वार्निंग लेटर, लेकिन मेरा मानना है कि जो प्रॉब्लम्स थे उन्होंने काफी तरह से सॉर्ट आउट कर चुके हैं, काफी प्रोडक्ट साइट ट्रांसफर कर चुके हैं। सो ज्यादा इम्पैक्ट उनको US मार्केट में नहीं होना चाहिए, ये उनका सबसे बड़ा मार्केट है। तो डेफिनेटली कैडिला, उनका वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है। इट्स जस्ट अबाउट 15 टाइम्स FY17 अर्निंग्स, तो इस हिसाब से उनका होल्ड करना चाहिए। HUL का भी आई थिंक मेरे हिसाब से नंबर्स, इनफैक्ट अगर देखें वॉल्यूम्स उनका काफी अच्छा था, बट दे हैव पास्ड ऑन। उनको जो भी बेनिफिट मिला, रॉ मटेरियल जो कॉस्ट रिडक्शन था, उन्होंने अपना प्राइस रिडक्शन करके कंज्यूमर्स को पास ऑन
ऑन कर दिया। इस वजह से उनका टर्नओवर और उनका प्रॉफिटेबिलिटी पे जरूर मार खाए हैं उन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड एज दे इंक्रीज देयर प्राइजेस वहां पर भी अच्छा मिल सकता है। करेक्शन के बाद यहां से मेरा टारगेट रहेगा, नियर टर्म टारगेट रहेगा 815 और जरूर स्टॉप लॉस लगाइए 785। तो अगर नियर टर्म में बुक करना चाहते हैं तो 815, नहीं तो मेरे हिसाब से अगर एक साल होल्ड करें तो 900 तक उनको मिल सकता है। ओके, सो 785 का एक स्टॉप लॉस एचयूएल में, इसका ख्याल जरूर रखें। अब्दुल, आप बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हैदराबाद से अशोक कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते अशोक जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। मेरे पास रिलायंस इंफ्रा है 620 के भाव से, 1 ईयर बैक ले चुका हूँ उसके ऊपर, और मारुति के ऊपर शॉर्ट लेंगे। मारुति 4010 रुपए 100 रुपए से लिया है 3 शेयर। दोनों में ही आपको बिल्कुल, और दोनों में ही आपको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। रिलायंस इंफ्रा में थोड़ा सा ज्यादा, मारुति में थोड़ा सा कम। लेकिन शायद ना इस सिचुएशन में अशोक जी को आप क्या बताना चाहेंगे इन दोनों कंपनियों के बारे में और क्या सलाह होगी? देखिए, अगर वो शॉर्ट टर्म नजरिया चाहते हैं तो मेरे हिसाब से रिलायंस इंफ्रा अभी होल्ड करना चाहिए, उनको यहाँ से अपसाइड मिलेगा। मेरे को लगता है नियर टर्म में भी उनको अपसाइड 490-500 रुपए तक मिल सकता है। जरूर स्टॉप लॉस लगाइए, 425 का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पर कंपनी के नंबर्स काफी ठीक थे, जैसे उनका दे मैनेज्ड, उनका जो रेवेन्यू था नीचे था, पावर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, तो रेवेन्यू में थोड़ा मार खाए हुए, लेकिन उनका जो एबिटा मार्जिन था वो अच्छा इंप्रूव होने के वजह से उनका प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट हुआ है। और जो स्टॉक जो बहुत, जैसे उन्होंने भी बताया, काफी घट चुका था, अभी स्टेबलाइज होके अभी फिर से मुझे लगता है शॉर्ट टर्म रिकवरी में होगा। सो आई थिंक वो अगर 490-500 तक अगर रुक सकते हैं तो उनको वो प्राइस मिलेगा इन द नियर टर्म। मारुति ऑन द अदर हैंड, मेरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया बहुत ही पॉजिटिव है मारुति पे। आई थिंक अगर वो लॉन्ग टर्म 1, 2, 3 साल होल्ड करे तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बट एट द सेम टाइम वेरी शॉर्ट टर्म में, जैसे आज देख रहे हैं रिजल्ट्स के बाद मार्केट को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। उनका जो मार्जिन्स था, जो मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन काफी अच्छी मार्जिन्स इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन उनका इतना नहीं अच्छा मार्जिन्स हुआ, रिडक्शन इन मार्जिन्स हुआ। इस वजह से स्टॉक प्राइस मार खा रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स अच्छे हैं कंपनी के, अच्छे, जैसे बलेरो न्यू लॉन्चेज उनके जो थे वो काफी अच्छे चल रहे हैं। उस हिसाब से अगर वो शॉर्ट टर्म, अगर वो नजरिया है वेरी शॉर्ट टर्म, तो मेरे हिसाब से ये 390 तक जा सकता है। अगर वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो वापस ये बाउंस करके मीडियम टू लॉन्ग टर्म मेरा टारगेट रहेगा, 6 महीने का टारगेट रहेगा 4650। सो अगर वो होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करें। थोड़ा बहुत यहाँ से उनको पेन मेरे हिसाब से दिख सकता है 100 रुपए का। तो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस आपको शाइना ने दे दिया है, फैसला आपका है। मुंबई से परसी जुड़ गए मेरे साथ। परसी, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से शहर में आपके पास? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। I just wanted to know about Dr. Reddy's. I have 625 shares purchased. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. 625 शेयर डॉक्टर रेड्डीज के? Yeah, I got a 3,045 rupees and 4,400 ICICI Bank at 309 rupees. ओके, शाइना, डॉक्टर रेड्डी, आईसीआईसीआई बैंक को भी हम प्रेशर में देख रहे हैं, नतीजे अच्छे नहीं रहे इस बीते हुए क्वार्टर के। क्या सलाह देना चाहेंगे आप आईसीआईसीआई बैंक और डॉक्टर रेड्डी में? डॉक्टर रेड्डी टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है, उनके नंबर्स आने हैं। अभी जैसे काफी घटने के बाद अभी स्टॉक स्टेबलाइज होके मेरे हिसाब से इट विल रीबाउंड, सो ही शुड होल्ड इट। मे बी ही कैन फाइंड अ टारगेट ऑफ 3,400, नॉट इन अ वेरी इन द नियर टर्म। यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 2,900 एंड बेसिकली द कंपनी, द स्टॉक हैज करेक्टेड बिकॉज ऑफ यूएस एफडीए। दे हैव 3 प्लांट्स जो उनके साउथ इंडिया में है, वो तीनों प्लांट के लिए यूएस एफडीए के वार्निंग लेटर्स आए, उसकी वजह से द स्टॉक हैज सीन अ करेक्शन, बट आई थिंक दे हैव गॉट वेरी गुड प्रोडक्ट्स दैट आर टू बी लॉन्च्ड इन द यूएस, सो डेफिनेटली यू शुड होल्ड ऑन टू द स्टॉक. I think you will get a good return both in the shorter as well as medium term. ICICI Bank, after this big correction that we've seen, there is no point in my view to sell that stock at current levels. I believe you should hold it. In my view, you can see a bounce back in the near term to about 240 in the 1 to 2 year period.
side, I think you should again see the stock going back to your buying levels. So I don't think it's a big risk, but yes, 3 to 6 months you're going to find the pain because of the non-performing assets that are assets that have really increased in number, double हो गया, उनका provisions भी double हो गया, उसके बावजूद उनका NPS, net NPS काफी बढ़ चुका है. So I think there is going to be a problem in the shorter term. I think you should hold it. There is no point in selling. और आज वेदांता में दिख रहा है खासा एक्शन, क्योंकि आज वेदांता की लंदन में एक बोर्ड मीटिंग होने जा रही है. मीटिंग में बहुत अहम केन इंडिया के मर्जर पर फैसला लिया जा सकता है. पूरी डिटेल्स के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी आशीष वर्मा के पास. आशीष, क्या डिटेल्स है, क्या नजर बनाए रखना चाहिए हमें? देखिए, आपको याद होगा पिछले साल जून में वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी ने घोषणा करी थी कि उसकी इंडिया में 2 लिस्टेड बड़ी एंटिटीज वेदांता और केन इंडिया का वो विलय करेंगे. 14,500 करोड़ रुपए के आसपास का ये विलय की बात थी, पर उस टाइम पे जो टर्म्स थे वो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को पसंद नहीं आए थे. तब से ये डील ठंडे बस्ते पे अटकती हुई नजर आई थी. और अब हम पिकअप कर रहे हैं एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से. मैं आपको बता दूं, वेदांता पीएलसी की लंदन में आज शाम को बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे कहा जा रहा है कि जो केन का मर्जर का इश्यू है, विलय का इश्यू है, उससे वहां का बोर्ड डिस्कस करने वाला है. और कहा जा रहा है शायद इस विलय को हरी झंडी मिल जाएगी, लेकिन कुछ मॉडिफाइड या बदले हुए टर्म्स के बाद इसको हरी झंडी मिलेगी. अगर आपके पास केन इंडिया का 1 शेयर है तो आपको वेदांता का ऑब्वियसली 1 शेयर मिलेगा. साथ साथ वेदांता 4 प्रेफरेंशियल शेयर 7-7 रुपए की फेस वैल्यू वाले जारी करेगी. कल की क्लोजिंग के लिहाज से केन इंडिया कल कामकाज कर रहा था 124 रुपए पे, वेदांता था 67 की क्लोजिंग पे. 4 प्रेफरेंशियल शेयर्स और जोड़ लीजिए तो 28 रुपए, मोटा मोटी 100 रुपए के आसपास का वेदांता का मिलेगा आपको अगर आप 124 रुपए का केन इंडिया का 1 शेयर रखेंगे. तो ऑब्वियस है इस डील से समझ में ये आता है कि बड़ा पॉजिटिव होगा वेदांता के लिए, एक निगेटिव होगा केन के तमाम शेयरधारकों के लिए. इसीलिए एक बड़ा आर्बिट्राज नजर आ रहा है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वेदांता के शेयर में आज अच्छा उछाल इस डेवलपमेंट्स को रिपोर्ट करते ही देखने को मिल रहा है. और केन इंडिया के शेयर में आज कच्चे तेल में उछाल के बावजूद ठंडा कामकाज हो रहा है. इंटरेस्टिंगली हम ये भी पिकअप कर रहे हैं कि जो बड़े शेयरधारक हैं, मिसाल के तौर पे LIC, शायद उन्होंने एक नोट दे दी है, हरी झंडी दे दी है इस डील को. तो आज देर रात ये बैठक होगी तो हम शायद फाइनली इस डील का अनाउंसमेंट ओवर द वीकेंड आता हुआ सुनेंगे. शुक्रिया आशीष. तो केन और वेदांता मर्जर को लेकर के एक अहम बैठक लंदन में हो रही है और इस पर एक आखिरी फैसला लिया जा सकता है आज रात या फिर ओवर द वीकेंड. शाहिना, आपसे समझना चाहूंगी, वेदांता को हम दे रहे हैं इस खबर पर उछाल के साथ कारोबार कर रहा है तो केन एक डिप में है. आप इन दोनों कंपनियों के लिए इस डील को कितना अहम मानती हैं? एक्चुअली अच्छा होगा बिकॉज काफी अलग अलग कमोडिटी एक साथ रहेंगे तो इट विल बी गुड. बट एट द सेम टाइम जो केन के शेयर होल्डर्स है उनको थोड़ा बहुत आई थिंक इट्स अ नेगेटिव डील बिकॉज ये जो केन का प्राइस है वो इट जस्ट वैल्यूज उनका जो ऑयल एसेट्स है उसके ऊपर ही, मतलब अगर आप लो और उनका जो लोन उन्होंने दिया है वेदांता को वो सब मिला के देखो तो उसका जो फेयर प्राइस है वो मेरे हिसाब से बेटर डील होना चाहिए था. बट आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म ले लीजिए सो इट विल बी अ गुड, इट इज गुड टू सी बोथ द कंपनीज मर्ज एंड मूव टुगेदर हेड, क्योंकि कभी एक ऊपर जाता है कमोडिटी, ऑयल ऊपर जाता है तो मेटल्स नीचे जाता है. सो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट इट विल बी अ गुड बैलेंस. तो ध्यान रहे, वेदांता की आज लंदन में हो रही है एक बोर्ड बैठक और इस बोर्ड बैठक में वेदांता और केन मर्जर को लेकर एक आखिरी फैसला निकलते हुए हम देख सकते हैं. लेते एक छोटा सा ब्रेक. यहां पर ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट और एक्शन वाले स्टॉक्स पर करेंगे बात शाहिना के साथ. वक्त है इंडियन ट्रेडिंग लीग के महामुकाबले के एक अपडेट का. ट्रेडर लीग का बोर्ड आपके सामने है. गौतम मेहता 353% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान पर है. ये है इनके वीकली रिटर्न का फिगर.
353%। ट्रेडर लीग में गौतम मेहता सबसे आगे नंबर 1 पर। विमेन लीग में रोजीना मोमिन 131% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 की पोजीशन को गार्ड कर रही है। रोजीना को वीकली रिटर्न हुआ 131% का, 1 नंबर पर रोजीना। और ये है कमोडिटी लीग का हाल। दिनेश कुमार पटेल 116% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 के पोजीशन पर बने हुए हैं कमोडिटी लीग में, इंडियन ट्रेडिंग लीग के इस स्कोर बोर्ड में। और एक नजर डाल लेते हैं कि मूवर्स और शेकर्स कौन रहे हैं। ये चार्ट है इनका, और संतोष हरिचंद परवानी है जो नंबर 1 के करंटली 6 नंबर के पायदान पर बने हुए हैं। ये इनके वीकली रिटर्न का चार्ट, और इसमें हम देख सकते हैं चारुलता हिंगुरानी अब भी इनका करंट रैंक है 4थी पोजीशन पर है। इनका पहले 432 से ये 4थी पोजीशन पर आ गई है। ऑलमोस्ट 24% की रिटर्न, 24% से कुछ ज्यादा का रिटर्न चारुलता कमा रही हैं। लेते हैं एक ब्रेक के बाद शाहिना मेरे साथ हैं, आपके शेयरों पर लेंगे सलाह उनसे। स्टॉक्स फटाफट का शाहिना मेरे साथ बनी हुई है। शाहिना, अब शुरू करते हैं स्टॉक्स का एक फटाफट राउंड आपके साथ। किशोर का है पहला सवाल। अदानी के बारे में समझना चाहते हैं, क्या करें? अदानी एंटरप्राइजेस में 100 शेयर हैं, 1027 रुपए इनके एवरेज का प्राइस रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से ये स्टॉक वीक रहेगा। मेरा सेल रिकमेंडेशन रहेगा, और यहाँ से शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 69 और स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर में 74। अहमदाबाद से मोहन जानना चाहते हैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर में क्या करें? 20 शेयर 2200 रुपए की खरीदारी रही है, और 10 साल पहले इन्होंने इस भाव पर शायद खरीदारा है। अभी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। देखिए, मतलब ये बहुत ही स्लीपी स्टॉक है, सोया हुआ स्टॉक है। एट द सेम टाइम फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट है, तो इस हिसाब से थोड़ा डाउनसाइड में थोड़ा बहुत गिर सकता है, लेकिन होल्ड कीजिए। मेरे हिसाब से अगर वो 3500 का वो स्टॉप लॉस लगाए तो उनको अच्छा मुनाफा 2-3 साल में अच्छा मिल सकता है। तो स्लीपी स्टॉक का आपने जो ताज पहना बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। वैभव का अगला सवाल हैदराबाद से है, एमएनएम फाइनेंशियल में क्या करें? 30 शेयर 262 रुपए 50 पैसे की खरीद है। एक्चुअली मैंने इसका चार्ट नहीं देखा, सॉरी। चलिए अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। प्रतीक हैं गांधीनगर से और जानना चाहते हैं बीपीसीएल में क्या करें? 40 शेयर 929 रुपए की खरीद। मेरे हिसाब से बीपीसीएल में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। अगर उनको मुनाफा जैसे हो रहा है तो वो एक बार निकल जाए। सेल रिकमेंडेशन है, टारगेट होगा 850 और स्टॉप लॉस होगा 890। बेसिकली ऑयल प्राइसेस जैसे घटे हुए हैं बहुत सारे, इनके होल्डिंग्स है, ऑयल एसेट्स है, इस वजह से मैं सेल रिकमेंडेशन दे रही हूँ। गुवाहाटी से नितेश, मार्क्स एंड फार्मा 100 शेयर 77 रुपए 80 पैसे की खरीद। मेरे हिसाब से अभी शॉर्ट टर्म के लिए वो उनको होल्ड करना चाहिए। बाउंस रहेगा, लेकिन एक बार 65 को टच होएगा तो ही शुड गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक। बैलेंस शीट बहुत ही वीक है, यूएस एफडीए के इश्यूज रेज किए हुए हैं, तो इट इज सेल ऑन बाउंस। अहमदाबाद से देवांग का सवाल, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग 2000 शेयर 81 रुपए की खरीद। मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए इनको। यहाँ से उनको 72 रुपीज का नियर टर्म में मिल सकता है प्राइस। 64 रुपीज इसका अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है, तो यहाँ ये करंट प्राइस से बहुत क्लोज है, तो एक बार वो उस पर ध्यान रखिए स्टॉप लॉस पे। शुक्रिया शाइना हमारे वक्त निकालने के लिए, और इसी के साथ सौदा आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन हमारे शो कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।